भारतवर्ष में कई लोक कथाएं प्रचलित हैं जो गांव-गांव में बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों को सुनाते हैं। तो ऐसी ही एक प्रेम कहानी जो लोक कथा के रूप में अवधी और भोजपुरी में काफी प्रचलित है। यह कहानी है सदावृक्ष और सारंगा की। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत प्रेम कहानी। अमरावती के मगहीपटड़ राज्य के राजा थे शालिवाहन, जिनका पुत्र था सदावृक्ष। वह उनके मंत्री की पुत्री, जिसका नाम था सारंगा। राजा और मंत्री के घर इन संतानों का जन्म एक ही दिन हुआ था। संयोगवश दोनों एक ही पाठशाला में पढ़ने के लिए जाया करते थे, जिस कारण दोनों में प्रेम भी हो गया था। यह बात मंत्री के लिए तो सम्मान की हो सकती थी, लेकिन राजा के लिए नहीं। पद के साथ प्रतिष्ठा जहाँ जुड़ जाए वहाँ पर प्रेम की अनदेखी हो ही जाती है। फिर शायद जाति का भी बंधन रहा हो। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और वहीं पाठशाला के पंडित ने दोनों के मध्य पनपते प्रेम को भांप लिया था। शिष्यों का दायित्व गुरु को सौंपा गया था, तो गुरु का भी दायित्व बनता था कि समय रहते दोनों के पिताओं को जानकारी दे, जिससे कोई अनहोनी घटना ना घट जाए। राजा और मंत्री दोनों ने अपनी संतानों को गुरुकुल से वापस बुला लिया था। समाधान आवश्यक था, वो भी ऐसा कि किसी को पता ना चले। राजा ने अपने मंत्रियों से मंत्रणा कर सदावृक्ष को राजकार्य के लिए कहीं दूर भेज दिया। इसी बीच सारंगा के पिता मंत्री ने उसका विवाह किसी और के साथ तय कर दिया। सदावृक्ष जब वापस आया तब तक सारंगा का विवाह किसी और से हो चुका था। वह अपने ससुराल के लिए निकलने ही वाली थी। कहने के लिए तो कुछ बहुत शेष बचा नहीं था, लेकिन फिर भी सारंगा ने अपनी नाइन से सदावृक्ष के लिए एक संदेश भिजवाया कि वह राज्य के बाहर के शिवालय पर उसका इंतजार करेगी। सदावृक्ष उससे वहां आकर मिले। सदावृक्ष अपने घोड़े पर सवार होके छोटे रास्ते से मंदिर पर पहले ही पहुंच गया। सारंगा की पालकी आने में अभी समय था। सदावृक्ष उसका इंतजार शिव के मंदिर में करने लगा। शिव के मंदिर में वहां उसे किसी ने एक प्रसाद दिया। उस प्रसाद में भांग या धतूरा मिला हुआ था। कुछ ही पल में सदावृक्ष बेसुध होकर सो गया। जब सारंगा की पालकी शिवालय पहुंची तब उसने ससुर से आग्रह किया कि वह यहाँ 12 वर्षों से पूजा अर्चना करती हुई आई है, अतः उसे अंतिम बार दर्शन की अनुमति दी जाए। ससुर ने अनुमति दे दी। सारंगा जब शिवालय पहुंची तो उसने सदावृक्ष को वहां सोता हुआ पाया। उसने बहुत कोशिश की उसे जगाने की, लेकिन सदावृक्ष तो बेसुध था। आखिर में हार मानकर हताश सारंगा ने वहां किसी शालिका से भोजपत्र पर एक संदेश लिखा और वह रोती रोती चली गई। जाते जाते किसी गोप स्त्री को वहां पर हुई घटना को सदावृक्ष को बताने के लिए कहकर भी गई। कहते हैं सारंगा ने जाते जाते पत्र को तोते के हाथों थमा दिया। तोते ने वह पत्र सदावृक्ष को दे भी दिया, आंखों देखे हाल के विवरण के साथ। सदावृक्ष ने जाना तो मानो उसके हाथों से तोते उड़ गए। वह अभी सिर्फ कुछ पल के लिए जोगी बना था, लेकिन अब वह जिंदगी भर के लिए जोगी बनना चाहता था। सदावृक्ष जोगी बनकर नगर नगर, गांव गांव, द्वार द्वार घूमने लगा। पर सन्यास टूटे दिलों के लिए नहीं, हारे मनों के लिए भी नहीं। जोगी बनकर सदावृक्ष जाने अनजाने उसी गांव में जा पहुंचा जहां पर सारंगा का विवाह हुआ था। अंततः वह उसके द्वार पर भी जा पहुंचा। भिक्षाम देहि। सारंगा की सास दान देने निकली तो सदावृक्ष ने कहा, जिसके घर में मंगल हुआ है उसी के हाथों से भिक्षा मिलती है, तो मंगल और भी होता है। सास ने फिर दान देने के लिए बहू अर्थात सारंगा को बुलाया। दोनों ने एक दूसरे को देखते ही पहचान लिया। संकेतों में वेदना भी व्यक्त हुई। दोनों की आंखें एक दूसरे को देखती ही रह गई। सदावृक्ष ने सारंगा को सलाह दी कि वह बीमार होने या फिर मरने का नाटक करे। कहते हैं सदावृक्ष ने सारंगा को एक औषधि दी जिससे लगता है कि इंसान की मृत्यु हो गई है। सारंगा ने सदावृक्ष की बात मानी और मरणासन का नाटक करने लगी। और उसी समय सदावृक्ष ने वैद्य का रूप धारण किया और वहां पहुंच गया। उसने मिथ्या रूप से सारंगा को मृत भी घोषित कर दिया। जब सारंगा के शरीर को शमशान लेकर जाया जाता है तो सदावृक्ष वहां पर पहले से ही भूत बनकर बैठ जाता है और वहां पर मौजूद सभी लोगों को भूत बनकर डराकर भगा देता है। और एकांत में मौका पाते ही सारंगा को वहां से भगाकर ले भी जाता है। सदावृक्ष और सारंगा जब लौट रहे थे तो रास्ते में कुएं से प्यास बुझाकर वह विश्राम करने लगे। सदावृक्ष सारंगा की गोद में सर रखकर सो रहा था। तभी वहां घोड़े पर सवार एक राजकुमार गुजरता है। सारंगा के रूप के सौंदर्य से वह राजकुमार मुग्ध हो गया। छलपूर्वक सारंगा को अपने पास बुलाने के लिए उस राजकुमार ने अपनी पगड़ी नीचे गिरा दी और सारंगा को आवाज देकर अपने पास बुलाया। सारंगा बोली उसके पति उसकी गोद में सर रखकर सो रहे हैं।
वह कैसे उठे। तो राजकुमार ने अपना अंगोछा फेंकते हुए कहा कि इसे अपने पति के सर के नीचे रख दो और मेरी पगड़ी उठाकर दे दो। सारंगा जैसे ही राजकुमार के पास पहुंची, राजकुमार उसे उठाकर ले जाता है। सारंगा जब तक चीखती चिल्लाती सदावृक्ष को बुलाती, इतनी देर में राजकुमार उसे उठाकर बहुत दूर ले जाता है। सदावृक्ष जब जागा, उसकी सारंगा एक बार फिर उससे दूर जा चुकी थी। खूब लोगों से पूछ पाछ कर वो राजकुमार के राज्य पर पहुंचा। वहां राजमहल के निर्माण का कार्य चल रहा था। वहां के लोगों ने उसे मजदूर समझकर काम पर लगा दिया, पर सदावृक्ष से काम कहाँ होता। वह तो अपनी धुन में गाता रहता। एक दिन राजमहल के निर्माण का निरीक्षण करने के लिए राजा वहां स्वयं आए। जब राजा ने सदावृक्ष को देखा तो जाना यह मजदूर तो अलग है। पास बुलाकर जानकारी ली तो पता चला यह तो एक भटका हुआ राजकुमार है। कहानी जानी तो राजपुत्र को बुलाकर सारंगा को वापस लौटाने का आदेश दिया। सदावृक्ष फिर सारंगा को लेकर चला। फिर वह एक कुएं के पास रुका। सारंगा को वहीं छोड़कर सदावृक्ष कुछ लाने गया। इसी बीच पशु चराती कुछ स्त्रियों ने सारंगा के गहनों के लोभ में उसके कपड़े व गहने छीनकर उसे कुएं में ढकेल दिया। कुछ लोगों के अनुसार वह स्त्रियां जादू करने वाली चुड़ैलें थी। सारंगा कुएं में गिरकर मर गई, पर न जाने कौन से जादू से मरने के बाद भी सारंगा फूल बनकर तैर आई। उधर सदावृक्ष जब वापस लौट कर आया तो उसकी सारंगा फिर से खो चुकी थी। सदावृक्ष वहां पर फूट फूट कर विलाप करने लगा। उसने सारंगा को इधर उधर खूब खोजा। उसने कुएं में झांका तो अचानक फूल खिला देखकर विस्मित हुआ। उसने कौतूहलवश उस फूल को निकाला तो वह सारंगा निकली। जादूगरनियों का जादू खत्म हुआ और वह सब उस कुएं में कूदकर मर गई। सारंगा और सदावृक्ष कई बार मिलकर बिछड़ चुके थे, लेकिन यह बिछड़ाव अंतिम था। अब सारंगा और सदावृक्ष के बिछड़ने का अभिशाप समाप्त हो चुका था। दोनों अपने राज्य में सकुशल पहुंच गए और सप्रेम से युगल बनकर रहने लगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।